देहरा से आपने 2022 के आम चुनावों में अपने दावेदारी भी प्रस्तुत की, पार्टी ने आपको टिकट दिया और देहरा में भी उस समय एक बात चली थी कि डॉक्टर साहब देहरा के मूलतः रहने वाले नहीं हैं, इसीलिए हो सकता है कि हार का एक कारण ये भी हो। देहरा की आपने बात की, देहरा से ही एमएलए आते हैं, हालांकि उन्होंने रिजाइन दिया है, अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में है और वो बार बार कहते हैं कि मैंने रिजाइन दिया है क्योंकि विकास कार्य हो ही नहीं रहे थे। पिछले 14 महीने के कार्यकाल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में विकास हुआ ही नहीं था, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उनका अपना विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक पर्सनल विकास की बात है, शौर्य सिंह जी का विकास नहीं हुआ है। उनको अपने फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही थी, पिछले सुनने में है कि उनकी फैक्ट्री थी दिलियारा में, उसको भी उन्होंने बेचा है, शायद उसका सामान बेचा है, उनको दिक्कतें आ रही थी। उसके लिए शायद इन्होंने जो एक जनता ने इनको एक इंडिपेंडेंट होने के नाते जो मान सम्मान दिया है, उसका शायद उन्होंने वोटों को पैसों में तोल दिया है, लोगों की भावनाओं को उन्हें पैसों के तराजू में तोल दिया, जो कि गलत है, अन्याय है। किसके साथ? मेरी वोट भी देहरा में है, तो जो लोगों ने वोट डाली है उनके कि मैं बीजेपी की सरकार में अच्छा पैसा कमा लिया तो कांग्रेस सरकार में भी ऐसा पैसा कमा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने आपको कोई आश्वासन दिया है कि आपको ही चुनाव लड़वाया जाएगा? क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास दो हैं। पहला, अगर होशियार सिंह का इस्तीफा मंजूर होता है तो देहरा से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, जो आप कह भी रहे हैं कि लड़ने की इच्छा तो है। देखिए, बात की है कि नहीं, मैंने तो मुख्यमंत्री से बात करी है। तो लोग बताते हैं कि डॉक्टर राजेश जो है वो सीएम सुक्खू के बहुत करीबी व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ भी समस्या ये है कि कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि हमारा व्यक्ति यहाँ से कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री से चुनाव लड़े। तो अब आपको क्या लग रहा है, जो सीएम सुक्खू के करीबी हैं, अन्य नेताओं की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी रहेगी? अब चुनावी संवाद होगा। बहुत सारे नेताओं से हम आपकी मुलाकात करवा चुके हैं। कांगड़ा में इस समय हम मौजूद हैं और लगातार नेताओं के दिल में क्या है, नेता जनता के प्रति क्या सोच रखते हैं, फिलहाल हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे। और आज इस खास संवाद में हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। धन्यवाद। बहुत सारे लोगों से हम सुन रहे थे, लोगों के इंटरव्यूज़ देख रहे थे, आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के इच्छुक तो आप भी हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से तो आप जुड़े ही जुड़े हैं, लेकिन क्यों ये ख्याल मन में आया? आप जैसे खुद कह चुके हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र जब एक पर्सनल तौर पे आदमी जुड़ता है तो उसको एक सीमित दायरे में काम करने का मौका मिलता है जी। कह सकते हैं कांगड़ा में काम करने का मौका मिला, नगरोटा भगवान में काम करने का दिशापुर, पर एक जब पार्टी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आपको बड़े स्तर पे काम करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पार्टी प्लेटफॉर्म के साथ आपके एक संगठन जुड़ जाता है, तो जो आपका विज़न है समाज के प्रति, जिसके थ्रू आप निकल के आए हैं, समाज की पीड़ा क्या है, उसको उस पार्टी प्लेटफॉर्म पे आप उठा सकते हैं और उसको किसी अंजाम तक ही पहुंचा सकते हैं। अगर मैंने कोई समाज में अच्छाई देखी है, बुराई देखी है, उसको अगर हमने अमली जामा पहनाना है तो उसके लिए मुझे एक जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, वो स्टेट में विधानसभा आती है और सेंटर में पार्लियामेंट आती है, तो उसका सदस्य बनना ज़रूरी है। तब हम उनको आलमी जामा पहना पाएंगे और उसका रूल एंड रेगुलेशन बनेगा और समाज में वो चीज़ें जाएंगी। पेशे से तो आप एक डॉक्टर हैं, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में भी बताइए ज़रा। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरे पिताजी एक दुकानदार थे जी। और दादाजी एक वेंडर थे, बर्तन घर घर जाके बेचते थे। मैंने 14 साल हिमाचल सरकार में बतौर डॉक्टर सेवाएं दी हैं जी। पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने एमडी मेडिसिन करा है, पीजीआई से जी। उसके बाद अभी भी समाज सेवा कर रहे हैं, पर अपने प्रोफेशन के माध्यम से जी। फिर सरकारी माध्यम से करी, अपने माध्यम से हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। उसमें सभी जो आसपास के एरिया के लोग हैं, हम 5 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करते हैं, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, पार्ट ऑफ मंडी, इन डिस्ट्रिक्ट को हम कैटर करते हैं। और इसमें मैंने जो देखा, एक डॉक्टर के नाते मैं आदमी के शरीर की बीमारियों का इलाज कर पाता हूँ, पर ऐसे ही मुझे देखने में आया कि समाज में कई बीमारियाँ हैं। बेरोजगारी की बीमारी है, अनपढ़ता एक बीमारी है, भ्रष्टाचार इस वक्त बहुत बड़ी बीमारी है। इन सब का इलाज करने के लिए मुझे उस समुद्र में उतरना पड़ेगा जहाँ से इसका इलाज संभव है। चलिए, समस्या तो सब जगह है। आपने कहा भ्रष्टाचार बीमारी है, आपने और भी
जानकारी दी हमें। सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर आपका फोकस है, ये तो आपने बताया ही बताया, लेकिन अब जरा राजनीति की बात भी करते हैं। देहरा से आपने 2022 के आम चुनावों में अपने दावेदारी भी प्रस्तुत की, पार्टी ने आपको टिकट दिया और देहरा में भी उस समय एक बात चली थी कि डॉक्टर साहब देहरा के मूलतः रहने वाले नहीं हैं, इसलिए हो सकता है कि हार का एक कारण ये भी हो। और उस समय हार का क्या कारण क्या था? मैं पहले तो मैं हार नहीं मानूंगा उसको, इसलिए नहीं मानूंगा कि कांग्रेस पार्टी वहाँ 20 साल से जीत नहीं पा रही थी और पिछले 10 साल से लगातार हम अपना डिपॉजिट लूज कर रहे थे। किन्हीं कारणोंवश कांगड़ा से मुझे उधर भेजा गया कि पार्टी को लगा कि शायद ये कार्यकर्ता के तौर पे कांग्रेस की आवाज़ को वहाँ जिंदा कर पाता है, और मैंने वो करा है। मैंने उधर घर भी बनाया, पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि घर तो ईंट पत्थरों से बनते हैं, मैंने लोगों के दिलों में घर बनाया होगा। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी को मैंने 6500 वोट से लेके 20,000 वोट तक पहुंचाया। उसमें मेरा अकेले का एफर्ट नहीं है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी की विचारधारा है, और लोगों को लगा ये हमारी तरह इंसान है जो हमारी बात मंच तक पहुंचाता है। उस नाते लोगों ने जो साथ दिया, देहरा की जनता ने साथ दिया, उसी का एक प्रकर्षण आप कह सकते हैं, या उसका एक फ़ायदा आप कह सकते हैं कि पार्टी में मैंने अप्लाई करा लोकसभा टिकट के लिए, और पार्टी वहाँ की परफॉर्मेंस को देखते हुए देहरा के लोगों ने मेरा साथ दिया। मुझे कांगड़ा लोकसभा से भी कंसीडर कर सकती है एक कार्यकर्ता के तौर पे। जो धूम मैंने वहाँ मचाई है, वो धूम कांगड़ा लोकसभा में हम जीत के मचा सकते हैं। चलिए, देहरा की आपने बात की, देहरा से ही एमएलए आते हैं, हालांकि उन्होंने रिजाइन दिया है, अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में है, और वो बार बार कहते हैं कि मैंने रिजाइन दिया है क्योंकि विकास कार्य हो ही नहीं रहे थे। पिछले 14 महीने के कार्यकाल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में विकास हुआ ही नहीं था, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। आपने तो उसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है, किस तरह एनालाइज करते हैं देहरा के विधायक के इस? हाँ, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उनका अपना विकास नहीं हुआ है। जहाँ कांग्रेस पार्टी और देहरा के विकास की बात है, इंटरनेशनल जू देहरा में खुला है, सीएम साहब ने दिया है इंटरनेशनल जू। वाटर स्पोर्ट्स जो है उधर खोलने की बात हुई है। एडजॉइनिंग हमारे दूसरा जसमा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, वहाँ गोल्फ कोर्स खोलने की बात हुई है। जहाँ तक पर्सनल विकास की बात है, विशाल सिंह जी का विकास नहीं हुआ है। उनको अपने फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही थी, पिछले सुनने में है कि उनकी फैक्ट्री थी दलियारा में, उसको भी उन्होंने बेचा है, शायद उसका सामान बेचा है, उनको दिक्कतें आ रही थी। उसके लिए शायद इन्होंने जो एक जनता ने इनको एक इंडिपेंडेंट होने के नाते जो मान सम्मान दिया है, उसका शायद उन्होंने वोटों को पैसों में तोल दिया है, लोगों की भावनाओं को उन्हें पैसों के तराजू में तोल दिया, जो कि गलत है, अन्याय है। किसके साथ? मेरी वोट भी देहरा में है, तो जो लोगों ने वोट डाली है उनके साथ अन्याय है। उनको कांग्रेस से और बीजेपी से अलग हट के लोगों ने प्यार दिया, उनको खुश होना चाहिए कि लोगों ने मुझे जितवा के भेजा दूसरी बार इंडिपेंडेंट। पर उनकी शायद जो आशाएं थी कि मैं बीजेपी की सरकार में अच्छा पैसा कमा लिया तो कांग्रेस सरकार में भी ऐसा पैसा कमा पाएंगे, तो वो सुखविंदर सुक्खू जी ऐसे नहीं है। खुद ईमानदार छवि के मालिक हैं, ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं, और किसी ने नहीं बोला इंटरनेशनल जू बनाने के लिए हिमाचल में कोई भी जगह चुनी जा सकती थी। मुख्यमंत्री जी ने खुद मंच से अनाउंस कर रहा था कि देहरा, ये कहावत पुरानी, देहरा कोई नहीं तेरा, पर मुख्यमंत्री ने बोला देहरा मैं तेरा, उसको उन्होंने धरातल पर उतारा। इंटरनेशनल जू अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है, 300-400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उधर आ रही है। मैं समझता हूँ देहरा कोई पिछड़ा नहीं है उस मामले में। किसी व्यक्ति विशेष की अपनी भावनाएं हो सकती हैं कि मेरी एस्पिरेशंस थी वो शायद इस सरकार में पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो तो इंडिपेंडेंट थे वैसे भी, उनको किसी विशेष दल को ज्वाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटी थी, शायद लोभ लालच उनको दिया गया और उसमें वो शायद कामयाब हुए अपने पैसे लेने में। पर मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने देहरा की जनता का सर्विस शर्म से झुकाया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आपने बात की, गग्गल एयरपोर्ट से सी ऑफ करने मुख्यमंत्री को आप भी गए थे, और विजय इंद्र करण भी चेहरे दिख रहे थे, तो कुछ लोग सियासी गलियारों में ये चर्चा कर रहे थे, हो सकता है डॉक्टर राजेश एक चेहरा हो। नाम तो वैसे भी रघुबीर सिंह बाली का भी चल रहा है, फतेहपुर से पठानिया हैं, उनको भी कंसीडर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आपको कोई आश्वासन दिया है कि आपको ही चुनाव लड़वाया जाएगा? क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास दो हैं, पहला अगर होशियार सिंह का इस्तीफा मंजूर होता है तो देहरा से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, जो आप कह भी रहे हैं कि लड़ने की इच्छा तो है। देखिए, मैं मानता हूँ कि ऑप्शंस कोई नहीं होती जब आपने अपने आप को पार्टी को समर्पित कर दिया है। ये पार्टी का निर्णय है कि मुझे किस काम पे लगाना है।
अगर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में उतारना है, कहीं से मैं अपनी कंसेंट दी हुई है। अगर संगठन के काम में उतारना है, उसके लिए मेरी कंसेंट है। और समाज सेवा में किसी काम में उतारना है, उसके लिए भी कंसेंट है। मैं समझता हूँ इस उम्र के पड़ाव में जब मैं अपने जो एक डॉक्टर के तौर पे मैंने अपनी जिम्मेवारी समाज के प्रति पूरी करी है, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति मैं जिम्मेवारी पूरी कर चुका हूँ, तो मेरा अब ध्येय है कि समाज के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है उसको मैं पूरी कर सकूं। हिमाचल प्रदेश के आंकड़े भी वैसे भी कहते हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, डॉक्टर जनक राज पखरेटिया हैं, डॉक्टर आजमा तो रहे हैं अपनी राजनीति में किस्मत। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री से आपकी कोई बातचीत इस विषय में हुई है? क्या मुख्यमंत्री ने आपसे कोई बात की है कि? नहीं, मैंने तो मुख्यमंत्री से बात करी है। तो मैं तो सबको पता है कि मैंने टिकट के लिए अप्लाई करा है जी। उस नाते मैंने मुख्यमंत्री से बात भी करी है कि अगर आप मौका देते हैं, पार्टी मौका देती है, तो मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे जो पार्टी 15 साल से कांगड़ा लोकसभा, चंबा लोकसभा हार रही है, उसको मैं दोबारा से जीवित करने की कोशिश करूंगा। और हमारा इलेक्शन भी हम उस बात पे लड़ेंगे कि 15 महीने के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जनता के लिए या समाज के लिए क्या करा है, और साथ के साथ एक ऑनेस्टी पे चुनाव लड़ा जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की छवि एक ईमानदार नेता की है, संघर्षशील नेता की है, योद्धा की नेता है, छवि है। उस छवि पे हम चुनाव लड़ेंगे। और मेरी छवि भी एक समाज सेवक की है। एक तरफ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर वोट करेंगे, लोग वोट करेंगे और कांग्रेस के हाथ के ऊपर लोग वोट करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, और सवाल सुनिए सर। मुख्यमंत्री, हाँ बोलिए। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पर भी जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बात ये भी हो रही है सियासी गलियारों में, जिस तरह प्रतिभा सिंह ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मात्र सांसद निधि से चुनाव नहीं जीते जाते। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता खुश नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि समीकरण सकारात्मक है? समीकरण सकारात्मक तो है बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी चुनाव व्यक्ति विशेष पे नहीं लड़ा जाता है। बीजेपी की पार्टी विचारधारा अलग है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है। पार्टियों के बीच विचारधारा में चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव विचारधारा के साथ साथ व्यक्ति विशेष का एक महत्व रहता है। मोदी जी यहाँ से कैंडिडेट नहीं है, यहाँ से कैंडिडेट एक बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा। एक विचारधारा की लड़ाई है। दूसरी जो व्यक्ति विशेष जो उधर से है, लोग उसमें अपना आईना देखते हैं। मैं समझता हूँ जो भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लोकल हैं, कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट से हैं, ऐसे भी हम यहाँ से हैं, कोई और भी आ सकता है, कार्यकर्ता कोई भी कांग्रेस पार्टी का आएगा। तो उसके संदर्भ में एक विचारधारा की लड़ाई है। हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार है तो उसकी हमारी जवाबदेही की विचारधारा की लड़ाई है। और तीसरा जो इंडिविजुअल होता है कि कुछ साथी हमारे चाहते हैं कि इस आदमी की जो भी कार्यकर्ता बीजेपी कांग्रेस का है जो कैंडिडेट बनता है, उसकी अपनी निजी जिंदगी में समाज के प्रति कितनी उसकी सकारात्मक सोच रही है या पॉजिटिविटी उसने समाज के प्रति क्या करी है। वोट तो हर कोई देगा, और उसके साथ विचारधारा के साथ साथ वो कैंडिडेट को भी देखते हैं। और देखिए, सवाल तो हिमाचल प्रदेश में ये भी उठ रहा है, जब से 6 विधायकों ने पाला बदला, उन्होंने भाजपा का दामन थामा, मुख्यमंत्री पर तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री सुनते नहीं थे। विक्रमादित्य सिंह ने खुद ये कहा कि ह्यूमिलेशन हो रहा है, मुख्यमंत्री सुनते नहीं हैं, मैंने सिर्फ 2 गज जमीन मांगी थी अपने पिताजी की मूर्ति लगाने के लिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, चुनौतियां क्या है? क्या मुख्यमंत्री लोगों को ये कन्विंस करने में सफल होंगे क्या? मैं तो मानता हूँ सफल होंगे, क्योंकि हमारी एक व्यक्ति के नाते उनसे कोई ऐसा मेरी फीडबैक नहीं है। मेरी फीडबैक है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे कामयाब हैं, आम आदमी की जनता से निकल के बाहर आए हैं, संगठन की राजनीति समझते हैं, और साथ ही साथ लोगों के दिलों में बसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष की उनके बारे में कोई राय हो सकती है। मैं खास तौर से कांगड़ा चंबा से बिलोंग करता हूँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ की परिस्थितियाँ पता हैं। शिमला में क्या होता है, मंडी में क्या होता है, उसके बारे में मैं उतना बड़ा कोई कार्यकर्ता भी नहीं हूँ उनके बारे में कमेंट कर सकूं। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो बड़े कार्यकर्ता हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह आपने कांगड़ा चंबा की बात की कि अब बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे पार्टी से जुड़े लोग हैं, दिल्ली दरबार में हाजिरियां लगाने जाते हैं, आप भी गए क्या? ऐसा है, देखिए हमारा संगठन का मेन ऑफिस तो दिल्ली में है, AICC में। उसको हाजिरी लगाना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि उनसे हम कुछ सीख लेके आते हैं कि हमारी जो भी विचारधारा नीचे परकोलेट होनी है, तो CM साहब भी जो कार्य करेंगे उसका खांचा जो है वो AICC में बनाया जाएगा। ऐसे ही इनका दूसरी पार्टी का ऑफिस भी दिल्ली में है, तो उससे हम जाते हैं, उनसे दिशा निर्देश लेके आते हैं और अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, और उसी विचारधारा को हमने जनता तक पहुंचाना है। हमारी पर्सनल विचारधारा कोई नहीं है, समाज सेवा की विचारधारा पर्सनल है।
वो मैं अपने स्तर पे काम करता हूँ, जो सामाजिक कार्य मैं करता हूँ, चाहे हॉस्पिटल के माध्यम से। कांगड़ा में हॉस्पिटल है, चंबा में भी मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर खोला था उधर अपने समाज के लिए। पर एक जो पार्टी स्तर पे मैं टिकट की बात कर रहा हूँ, तो वो पार्टी की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली दीवार में हाजिरी लगाना एक होता है, तो मैं मानता हूँ कि हमें उधर जाके पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, हम जबरदस्त जोश से वापस आते हैं। मतलब आपने पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल प्राप्त करी। और देखिए, जिस तरह आपने कांगड़ा चंबा की बात की, राजीव भारद्वाज को भाजपा ने टिकट दे दिया है, अपना प्रत्याशी बना दिया है। ब्राह्मण चेहरा है, चूंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत मायने रखती हैं ये चीज़ें। दूसरी बात, यहाँ कहा जाता है कि चौधरी वोट बैंक का भी अपना एक रोल है। फिर तीसरा वोट बैंक आता है, वो है गद्दियों का। तो ऐसे में इस वोट बैंक को मैनेज करना कितना टफ रहता है, क्योंकि समाज सेवी तो आप हैं, घर घर तक आपकी पहचान है। ऐसे में चुनौती आपको क्या लगती है इस पार्लियामेंट्री में कांग्रेस के लिए? मैं इसमें पार्टी के स्तर पे और अपने व्यक्ति स्तर पे बोलूँगा कि जनता कभी नहीं पूछती आप किसी जात से हो। तो मेरा प्रोफेशन तो वैसे डॉक्टर का है, जो अपने टेबल में चेयर पे बैठ गया, उससे हम सिर्फ उसके इलाज और बीमारी की बात करते हैं, जात की बात नहीं करते। और ये जात पात की बात पब्लिक भी नहीं करती है। जब वो डॉक्टर राजेश से बात करती है तो एक अपना भाई समझ के बात करती है। मैं कभी इन आंकड़ों में पढ़ा ही नहीं, ये मैं पंडित हूँ या वो भगवान ने जहाँ पैदा कर दिया। एक कांग्रेस जातीय जनगणना की बात कर रही है, इसलिए कांग्रेस के व्यक्ति से ये पूछना जरूरी है। वो जातीय जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं, हमें लगता है कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग है, कोई भी समाज में, मैं मानता हूँ दो जातियाँ महत्वपूर्ण है, अमीर और गरीब। गरीब किसी भी कास्ट का हो सकता है, जरूरतमंद किसी भी कास्ट का हो सकता है। तो जनगणना के आधार पर हमें अगर कोई वंचित रह गया है देश के रिसोर्सिस से, इसलिए हम जनगणना की बात करें कि अगर वंचित रह गया है तो उसके लिए हम कर पाएँ। तो ये मैं समझता हूँ ये तो अच्छी पहल है, कोई भी सरकार करे, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे। जो हमारे समाज में किसी भी जाति का पिछड़ा रह गया है उसको उसका हक देना हमारा फर्ज है, जो संपन्न लोग हैं। कांगड़ा पार्लियामेंट्री के प्रभारी है चंद्र कुमार मंत्री जो हैं सरकार में, वो कह रहे हैं कि कमियां तो मुख्यमंत्री स्तर पर भी रही हैं, कमियां पार्टी प्रदेशाध्यक्षा के स्तर पर भी रही हैं, और कमियां जो है वो डेप्यूटी सीएम लेवल पर भी रही हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति यहाँ से कैंडिडेट होगा उसके लिए जाहिर सी बात है समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि सरकार और संगठन के तालमेल की हमेशा से बात उठती भी है और आगे भी उठेगी जब आप इलेक्शन लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे भी। जी, चंद्र कुमार जी आदरणीय सम्मानित नेता हैं, बड़े हैं। मैं हर दिन को एक चुनौती मानता हूँ, और चुनौतियाँ नहीं होंगी तो जिंदगी का फायदा नहीं है। मैं तो डॉक्टर प्रोफेशन से सिंपल सी बात करूँगा, हम एक कार्डिक ईसीजी देखते हैं, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, और जिंदगी में उतार चढ़ाव, ईसीजी फ्लैट हो जाए इसका मतलब आदमी वो मर चुका है। इसलिए चुनौतियाँ होना बड़ी ज़रूरी हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी में होना बड़ी ज़रूरी है, और चुनौतियों का सामना करने में ही मज़ा आता है। मैं मानता हूँ चुनौतियाँ हैं, उनको हल किया जाएगा, चाहे पार्टी स्तर पे हैं, प्रदेश स्तर पे हैं, या हमारी कंस्टिट्यूंसी कांगड़ा चंबा स्तर पे हैं, उनको हमको हल करने का हम मादा रखते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी मादा रखती है। और देखिए, आपके विषय में जब हम लोगों से भी बात कर रहे थे, और स्पेशली जब हम राजनीति के गलियारों में चर्चा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि डॉक्टर राजेश जो है वो सीएम सुक्खू के बहुत करीबी व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ भी समस्या ये है कि कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि हमारा व्यक्ति यहाँ से कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री से चुनाव लड़े। तो अब आपको क्या लग रहा है, जो सीएम सुक्खू के करीबी हैं, अन्य नेताओं की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी रहेगी? मैं मानता हूँ कि एक कार्यकर्ता के तौर पे 100% एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, और डॉक्टर राजेश के तौर पे एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, कि मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थे बड़ा, और हमने समाज में सबसे तालमेल बिठा के रखा है। देखिए, जब बर्तन इकट्ठे रखेंगे तो खड़केंगे, वो दूर रखें कोई नहीं खड़केंगे। तो एक दल में होते हैं थोड़ी मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं तो ये कहता हूँ संगठन तो साथ देगा, समाज जन भी साथ देगा, और जो व्यक्ति किसी विचारधारा, कांग्रेस का है, बीजेपी विचारधारा, किसी और अन्य दल की विचारधारा का है, वो एक समाज सेवी के रूप में मुझे देखेगा और अपनी आत्मा की आवाज पे वोट करेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम नब्ज टटोलने निकले हैं। सबसे पहले नब्ज टटोली जाएगी नेताओं की, कि नेताओं के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, जनता के प्रति नेता क्या सोच रखते हैं, और जो भी सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं उनका नेता कितना जवाब देते हैं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।